गाइस, वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। तो गाइस, आज हम लोग अपना टॉपिक वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जितने एमसीक्यू थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे और जो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सभी कवर करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे उनको बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो आज पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहला चैप्टर है कार्य, आजीविका तथा जीविका। तो इस वाले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक जाएंगे। तो पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है कार्य। कार्य क्या होता है? तो कार्य मूलतः एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी उद्देश्य एवं आवश्यकता की पूर्ति के लिए की जाती है। कार्य क्या है? कार्य मूलतः एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए और व्यक्ति है वो अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। तो कार्य मूलतः उद्देश्य एवं आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया है। संस्कृति, ये सभी संस्कृतियों का केंद्र बिंदु होता है, क्योंकि हर संस्कृति और सभ्यता के अनुसार वहाँ के व्यक्तियों का कार्य भी निर्धारित होता है। तो जिस संस्कृति के व्यक्ति होते हैं उनकी संस्कृति और उनकी सभ्यता के हिसाब से कार्य में क्या होता है, परिवर्तन और भिन्नता भी होती है। तो प्रत्येक संस्कृति के कार्य के बारे में स्वयं विशेष के मूल्य संकल्पनाएँ होती हैं और जिस प्रकार की संस्कृति होती है वहाँ उस संस्कृति के हिसाब से उनके मूल्य और संकल्पनाएँ भी निर्मित होते हैं। अगला है सभी मनुष्यों के लिए कार्य मूलतः दैनिक जीवन की अधिकांश गतिविधियां हैं। कार्य के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन में बहुत सी गतिविधियां, बहुत सी एक्टिविटी करते हैं, जिससे क्या होता है, हम अपने उद्देश्य तक पहुंच जाते हैं और जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर लेते हैं। लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्य होते हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, लिंग, अवसर की सुलभता, वैश्वीकरण, भौगोलिक स्थिति, वित्तीय लाभ, पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं। जो भी कार्य किया जाता है वो व्यक्ति की आयु के हिसाब से, उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य के अनुसार और उसके लिंग के अनुसार होता है। उसके अवसर की सुलभता की जो अवसर है उस अवसर के अनुसार उस व्यक्ति के अंदर कार्य करने की क्षमता है या नहीं। अगर उस व्यक्ति के अंदर जो भी अवसर है उसके कार्य करने की क्षमता है तो तभी उस व्यक्ति को वो कार्य प्रदान किया जाता है। और भौगोलिक स्थिति के अनुसार भी कार्य में परिवर्तन होता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि, जो भी परिवार है उसमें उस व्यक्ति की क्या स्थिति है, कौन से स्तर पे है, वो परिवार का मुखिया है या परिवार का कोई सदस्य है, उसी के अनुसार उसके कार्य भी निर्धारित होते हैं। जैसे कि एक गृहिणी होती है तो गृहिणी का कार्य क्या होता है, पूरे परिवार की देखभाल करना और परिवार को भोजन उचित समय पर देना। तो परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उनके कार्य उनके स्तर के हिसाब से बटे हुए होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जिस प्रकार की पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है उसी प्रकार व्यक्तियों के कार्य होते हैं और ये अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं। इतने सारे कारक हैं, अगर ये सब कारक क्या करते हैं, एक व्यक्ति के कार्य को निर्धारित करते हैं। और कार्य हमेशा धन अर्जित करने के उद्देश्य के लिए ही नहीं किया जाता है। अगर कोई भी कार्य किया जा रहा है तो ज़रूरी नहीं वो हमेशा धन अर्जित करने के लिए किया जाता है। वो अपने परिवार के कर्तव्यों को निर्वहन के लिए व्यक्ति भी कर सकता है और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी कर सकता है। ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि वो धन अर्जित करने के लिए ही कार्य करे। तो कार्य को पूरा करने के लिए बहुत से लक्ष्य होते हैं। तो कार्य हमेशा धन अर्जित करने के उद्देश्य से ही नहीं किया जाता है। तो ये कार्य वाला टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थपूर्ण कार्य क्या होता है। आइए देखते हैं गाइस, अर्थपूर्ण कार्य क्या कार्य क्या होता है, ये हम लोगों ने जान लिया। अब समझते हैं कि अर्थपूर्ण कार्य क्या होता है। वह कार्य जो समाज व अन्य लोगों के हित को ध्यान में रखकर जिम्मेदारी से किया जाता है, अर्थपूर्ण कार्य होता है। अर्थपूर्ण कार्य का मतलब होता है वो कार्य जिसका कोई अर्थ होता है, जो किसी हित को ध्यान में रखते हुए, किसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, तो वो कार्य क्या कहलाएगा, अर्थपूर्ण कार्य। मतलब जो भी कार्य किया जा रहा है उसका कोई ना कोई मोटिव होता है कि ये कार्य क्यों किया जा रहा है, कोई ना कोई कारण है तभी वो कार्य किया जा रहा है और उसको पूरा किया जा रहा है। तो कार्य हमेशा अर्थपूर्ण कार्य वही कहलाएगा जो लोगों के हितों को ध्यान में रखकर जिम्मेदारी से किया जाता है, वो अर्थपूर्ण कार्य की श्रेणी में आएगा। अर्थपूर्ण कार्य करने से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है और व्यक्ति में आत्ममहत्व एवं आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, जागृत होता है, जिससे उसे सफलतापूर्वक कार्य करने की क्षमता मिलती है। अगर आप अर्थपूर्ण कार्य कर रहे हो, किसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हो, जो भी कार्य आपने करने के लिए निश्चय किया है, अगर वो कार्य किसी अर्थपूर्ण कार्य के हिसाब से है और वो उसका कोई मीनिंग है, तो जब कार्य वो सफल हो जाएगा तो आपके अंदर क्या होगा, आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, आत्ममहत्व आएगा, आपके अंदर आत्मविश्वास पूरा भर जाएगा, आप बहुत मानसिक रूप से प्रसन्न भी हो जाएंगे। तो आत्मविश्वास जागृत होता है और सफलतापूर्वक कार्य करने की क्षमता मिलती है। जब एक स्टेप में आपको सफलता मिल जाएगी तो आप आगे कार्य करने के लिए भी क्या हो जाएंगे, उत्साहित हो जाएंगे। अर्थपूर्ण कार्य अपने स्वयं के जीवन और समाज की परिस्थितियों को सुधारने के लिए अवसर प्रदान करता है। अर्थपूर्ण कार्य क्या करता है, जो आपका जीवन है, स्वयं का जीवन और समाज की जो परिस्थितियाँ हैं उनको सुधारने में एक अवसर की भांति कार्य करता है।
कार्य व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की जीविका का मार्ग निर्धारित करता है, अतः ऐसे विकल्प का चयन करना चाहिए जिसको करने के लिए व्यक्ति में उत्साह बना रहता है। हमेशा ऐसा निर्धारित कार्य करना, ऐसे कार्य का चयन करना चाहिए जो क्या करे, आपके संपूर्ण जीवन में जीविका का मार्ग निर्धारित करे, और ऐसे विकल्प का चयन करना चाहिए जो करने के लिए व्यक्ति में उत्साह बना रहता है। जब किसी कार्य की शुरुआत करी जाती है, अर्थपूर्ण कार्य की अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आपने पहले ही इतना जटिल कार्य, इतना अर्थपूर्ण कार्य करने के लिए ले लिया कि आप उसको सफलतापूर्वक निर्वाह नहीं कर पा रहे हो, उसका निर्वहन नहीं कर पा रहे हो, तो आपके अंदर क्या आएगी, निराशा की भावना आएगी। तो जब स्टार्ट करते हो तो पहले छोटे से स्टेप से स्टार्ट करते हैं। पहला कोई छोटा सा अर्थपूर्ण कार्य, कोई सरल कार्य लेंगे, तो अगर वो उसमें सफलता मिल जाएगी तो क्या होती, उत्साह और आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। तो अर्थपूर्ण कार्य क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक देखते हैं कौन सा है। अगला टॉपिक है गाइस कार्य आजीविका, कार्य जीविका और आजीविकाएं। कार्य क्या होता है, जीविका क्या होता है, आजीविका, तीनों को अलग अलग समझना है हम लोगों को। तो पहले कार्य क्या होता है। कार्य नियत परिणामों की गतिविधियों का एक समूह होता है, क्योंकि कार्य जब करते हैं तो हम बहुत सारी गतिविधियां करते हैं और वो समूह में करते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि कार्य वेतन के लिए किया जाता है, ये आवश्यक नहीं है कि कार्य केवल धन अर्जित करने के लिए किया जाता है। इसमें उद्यम वृत्ति, परामर्श, स्वेच्छावृत्ति, अनुबंध, समाज कल्याण के लिए सामाजिक कार्य और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां सम्मिलित की जा सकती हैं। ये जरूरी नहीं होता कि कार्य केवल धन अर्जन करने के लिए ही किया जाए, ये पहले हम लोग समझ चुके हैं। कार्य क्या होता है, किसी परामर्श के अनुसार भी किया जा सकता है। स्वेच्छावृत्ति से, अगर आपकी इच्छा, आपकी स्वेच्छा से आप किसी कार्य को करना चाहते हैं, सफलतापूर्वक उसका निर्वहन करना चाहते हैं, तभी आप उसको कर सकते हैं। और समाज कल्याण के लिए, तो समाज कल्याण के लिए ऐसे बहुत सी संस्थाएँ हैं, ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो केवल क्या करते हैं, बिना किसी वो लालच की स्वयं क्या करते हैं, समाज का कल्याण करने के लिए समाज को बहुत सारी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। समाज में जो भी व्यक्ति हैं उनका सहयोग करते हैं। तो कार्य केवल क्या है, केवल धन अर्जन करने के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि समाज कल्याण के लिए सामाजिक कार्य और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां सम्मिलित की जा सकती हैं। बहुत से ऐसे व्यवसाय हैं जहाँ पे लोग स्वयं स्व इच्छा से जाके अपना सहयोग प्रदान करते हैं और उसको आगे बढ़ाने में सहयोग देते हैं। तो कार्य क्या होता है, ये हो गया। जीविका क्या होती है, जीविका का अर्थ साधन और व्यवसाय से होता है। जीविका का मतलब होता है जीने का जो साधन है, जीविका का मतलब होता है एक व्यक्ति की जीने का जो साधन, वो जीविका हो गई। और व्यवसाय से, व्यवसाय का मतलब होता है जिसमें कार्य करके वो अपनी जीविका को कमा सकता है, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं की सहायता करता है और अपनी जीवन शैली को बनाए रखता है। जीविका का मतलब होता है वो ऐसे कार्य और गतिविधियाँ करता है जिससे वो स्वयं की सहायता करता है और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है और अपनी जीवन शैली, जो उसकी जीवन शैली है, जो उसकी दिनचर्या है, उसको नियमित करता है। अगला है जीवन पर्यंत जीविका। आजीविकाएं क्या होता है, जीविका में, आजीविका में विकास होता, आजीविका में विकास होता रहता है, जिसमें प्रबंधक भूमिकाएं, वैधानिक एवं अवैधानिक कार्यों के मध्य समन्वय बनाए रखना शामिल है। इसके साथ ही व्यक्तिगत जीवन संबंधी भूमिकाएं और निजी तौर पर निर्धारित किए गए भविष्य की ओर गमन करने के लिए आवश्यक कभी भी और कहीं भी होने वाले परिवर्तन भी सम्मिलित है। आजीविका का मतलब होता है जब जीविका का कार्य करते करते क्या कर सकते हैं, प्रबंधक भूमिकाएं, जो प्रबंधक है, भूमिकाएं वैधानिक अवैधानिक कार्यों के मध्य समन्वय बनाए रखना शामिल होता है। जब अपनी आजीविका के उद्देश्य को पूरा करते करते क्या करते हैं, अपनी आजीविका और उद्देश्य में समन्वय बना लेते हैं और एक साथ चलने की कोशिश करते हैं और अपनी आजीविका को इतने अच्छे से पूरा करने लगते हैं कि व्यक्तिगत जीवन संबंधी भूमिका और निजी तौर पर निर्धारित किए गए भविष्य की ओर गमन करने लगते हैं। मतलब उस क्षेत्र में हम उन्नत करने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तो आवश्यक कभी भी और कहीं भी होने वाले परिवर्तन भी सम्मिलित हैं। तो आजीविका वो है जो होने वाले परिवर्तन होते हैं और वो कहीं भी और कभी भी हो सकते हैं। आजीविका जीवन जीने के साधन के अंतर्गत ही आते हैं। तो गाइस आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला टॉपिक है भारत के परंपरागत व्यवसाय। भारत के परंपरागत व्यवसाय कौन कौन से हैं। भारत के परंपरागत व्यवसाय, परंपरागत का मतलब होता है जो पहले परंपरागत रूप से लोगों के द्वारा किए जाते थे। जब इन मशीनों का विकास नहीं हुआ था, इतने उद्योग धंधे नहीं खुले थे, तो उस टाइम में जो भारत के प्राचीन समय से चले आ रहे कार्य हैं, छोटे लघु उद्योग धंधे हैं, वो परंपरागत व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। जैसे पहला कृषि है। कृषि जनसंख्या के एक बड़े भाग के मुख्य व्यवसाय में से एक है, क्योंकि यहाँ की जलवायु परिस्थितियाँ कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त हैं। कृषि क्या है, जनसंख्या के एक बड़े भाग के मुख्य व्यवसायों में से एक है, क्योंकि अधिकतर जनसंख्या गांवों में निवास करती है। तो जब गांव में निवास करती है तो गांव में कृषि का कार्य ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु और जो परिस्थितियाँ होती हैं वो कृषि कार्य के लिए उचित होती हैं और कृषि कार्य के लिए उपयुक्त वातावरण उन्हें मिलता है। तो कृषि बहुत अच्छी होती है
इस उपयुक्त वातावरण में कृषि की पैदावार बहुत अच्छी से की जा सकती है। देश के अधिकांश भागों में कुछ किसान शहरी बाजार में बेचने के लिए नकदी फसलें उगाते हैं और कुछ क्षेत्रों में आर्थिक महत्व वाली फसलें जैसे चाय, कॉफ़ी, इलायची, रबड़ आदि उगाते हैं क्योंकि इनसे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। देश के अधिकांश भागों में कुछ किसान ऐसे हैं जो शहर में बेचने के लिए नकदी फसलें उगाते हैं। तो नकदी फसलें कौन सी होती हैं? जो बेचने के उद्देश्य से उगाई जाती हैं वो फसलें नकदी फसलें कहलाती हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि नकदी फसलें किसे कहते हैं। तो वे फसलें जो बेचने के उद्देश्य से उगाई जाती हैं वो नकदी फसलें कहलाती हैं। और कुछ क्षेत्रों में आर्थिक महत्व वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं? जो फसलें अर्थ को कमाने की दृष्टि से उगाई जाएंगी वो आर्थिक महत्व वाली होंगी, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, रबड़, इलायची आदि उगाते हैं क्योंकि इनसे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अगला है भारत विश्व में काजू, नारियल, दूध, अदरक, हल्दी और काली मिर्च के सबसे अधिक उत्पादन वाले देशों में शामिल है। इसके अतिरिक्त मछली पकड़ना भी भारत का महत्वपूर्ण व्यवसाय है। इसका मतलब ये क्या है? परंपरागत व्यवसाय है जो बहुत सालों से चला आ रहा है और इस व्यवसाय में बहुत सालों से बहुत से लोग कार्यरत थे। तो परंपरागत व्यवसाय वो होते हैं जो बहुत लंबे समय से क्या होते हैं, समय से चले आ रहे होते हैं, वो परंपरागत व्यवसाय होते हैं। तो परंपरागत व्यवसाय में जैसे कि कृषि हो गई और मिट्टी के बर्तन बनाना हो गया, जंगलों में शिकार करना हो गया, खेती करना हो गया और फसलें उगाना हो गया, मछली पकड़ना हो गया, ये सब परंपरागत व्यवसाय के अंतर्गत ही आते हैं। तो आप लोगों को परंपरागत व्यवसाय समझ में आ गए होंगे। अगला कृषि हो गया, हम लोगों ने गाइस परंपरागत व्यवसाय में कृषि देख लिया। अगला है हस्तशिल्प। हस्तशिल्प क्या है? ये भी परंपरागत व्यवसाय के अंतर्गत आता है। तो हस्तशिल्प हाथ के कौशल से तैयार किए गए वे उत्पाद हैं जिन्हें बनाने के लिए किसी भी आधुनिक उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है। भारतीय गाँव में हस्तशिल्प एक परंपरागत व्यवसाय। हस्तशिल्प का मतलब होता है कि हाथ से किया गया काम, जो भी काम हाथ से किया जाएगा उसमें किसी भी मशीन या उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हाथों द्वारा किए गए कार्य को हस्तशिल्प कहा जाता है। हाथों द्वारा किए गए कार्य के द्वारा बनाए गए बहुत से उत्पाद होते हैं जो हस्तशिल्प उत्पाद कहलाते हैं। भारतीय गाँव में हस्तशिल्प एक परंपरागत व्यवसाय है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन उत्पादों की निरंतर मांग की जा रही है और लोकप्रियता बढ़ रही है। हस्तशिल्प के कुछ उदाहरण हैं जैसे काष्ठ शिल्प हो गया, वुड मतलब लकड़ी का काम, मिट्टी के बर्तन बनाना, धातु शिल्प आभूषण बनाना, मिट्टी के और लोहे की वस्तुएं बनाना, ये हस्तशिल्प के अंतर्गत आता है। बुनाई। अगला है बुनाई। भारत का एक कुटीर उद्योग। बुनाई क्या है? भारत का एक कुटीर उद्योग है। भारत अलग अलग प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। जैसे हाथ से बुने हुए भारतीय वस्त्रों को सदियों से प्रशंसा प्राप्त हुई है। इनमें से अधिकतर वस्त्र प्राचीन काल में प्रतिदिन उपयोग के लिए और अन्य सजावट के उद्देश्य से बनाए जाते थे। अतः प्रायः ऐसे व्यवसाय भारत की सामाजिक आर्थिक संस्कृति को बनाए रखते हैं। तो परंपरागत व्यवसाय क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है गाइस महिलाओं के संवैधानिक अधिकार। तो भारत में महिलाओं को कार्य करने की दृष्टि से कुछ अधिकार प्राप्त दिए गए हैं संविधान के द्वारा। तो वो अधिकार कौन कौन से हैं और कब दिए गए हैं तो और क्यों दिया गया है ये देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि भारत में महिलाओं को प्राप्त संवैधानिक अधिकार क्या हैं। भारत का संविधान सभी क्षेत्रों में पुरुष व स्त्री दोनों को समानता की गारंटी देता है। तो संविधान के अनुसार ना स्त्री और पुरुष दोनों एक समान है और चाहे वो कहीं भी कार्य करें, किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य करें तो उनको वहाँ समानता का अधिकार मिलना चाहिए। तो इस वजह से भारत में संविधान के द्वारा महिलाओं को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। तो पहला है कि दोनों को समानता के भाव से देखा जाए। दूसरा है किसी भी सरकारी दफ्तर में रोजगार अथवा नियुक्ति संबंधी मामलों में सभी नागरिकों को बराबर के अवसरों की गारंटी भी देता है, चाहे महिला हो या पुरुष। अगर वो किसी सरकारी दफ्तर में कार्यरत है या फिर किसी प्राइवेट दफ्तर में कार्यरत है, कहीं भी कार्यरत है, तो उसको जितना अवसर एक पुरुष को कार्य करने के लिए दिया जाता है उतना अवसर महिला को भी दिया जाए, क्योंकि दोनों एक समान, उनको समानता का अधिकार मिला है और दोनों क्या कर सकते हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। यह जाति, पंथ, रंग, प्रजाति अथवा जेंडर के आधार पर किसी भी रोजगार या दफ्तर में भेदभाव को रोकता है। अगर किसी भी दफ्तर में, किसी भी कार्यालय में महिला और पुरुष में दोनों के कार्यों में भेद किया जाता है, उनके कार्यों के अनुसार उनको उनके कार्य के अनुसार उनको जो भी वेतन दिया जाता है उसमें अगर क्या कमी है कि अगर महिला को उसके कार्य दोनों बराबर कर रहे हैं लेकिन उसी दफ्तर में एक पुरुष का जो वेतन है वो ज़्यादा है और जो महिला है वो भी समान जो है पोस्ट पे है लेकिन उसका वेतन कम है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों समान कार्य करते हैं और केवल महिला और पुरुष के आधार पे उनके कार्यों का बंटवारा करना और उनके वेतन का निर्धारण करना ये सब गलत है। इस वजह से संविधान ने महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार दिया, समानता का।
अगला है, यह महिला मजदूरों को काम करने के लिए मनोवोचित परिस्थितियाँ देने की गारंटी देता है। अगर महिलाएं नहीं चाहती हैं उस वातावरण में कार्य करना, तो वो उनके मर्जी के अनुसार, मनोचित परिस्थितियां मतलब उनकी रुचि और उनकी मर्जी के अनुसार जो भी काम करने का स्थान है उसमें बदलाव भी किया जा सकता है। अगला है, यह महिलाओं को कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के शोषण से बचाव की गारंटी देता है। अगर महिलाएं किसी भी स्थान पर कार्यरत हैं और उनके कार्यस्थल पर शोषण किया जा रहा है, किसी भी तरीके से उनसे बहुत ज़्यादा कार्य करवाया जा रहा है, उस कार्य के बदले उनको कम वेतन दिया जा रहा है, या फिर उनसे बहुत उनसे सबसे ज़्यादा कार्य करवाया जा रहा है, और या उनका मानसिक शोषण हो रहा है, कुछ भी किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार का शोषण हो रहा है, तो उनके बचाव की गारंटी भी देता है। अगला, यह महिलाओं को शैक्षिक एवं आर्थिक प्राप्तियों के लिए सहायता व प्रोत्साहन की गारंटी भी देता है। महिलाओं को उनके शैक्षिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए और आर्थिक प्राप्तियों के लिए भी सरकार के द्वारा सहायता और गारंटी भी दी जाती है। तो महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा ये तो कुछ अधिनियम भी बनाए गए। ऐसा नहीं कि केवल क्या है उसमें कुछ कथन ही कह दिए गए हैं, कथन के अनुसार कुछ अधिनियम भी बनाए गए हैं संविधान के द्वारा। तो पहला है वर्ष 1948 का फैक्ट्री अधिनियम, दूसरा है 1951 का बागान श्रम अधिनियम, 1952 का खाद्यान्न संबंधी अधिनियम, और अगला है कर्मचारी खाद्यान्न संबंधी अधिनियम, 1948 का कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1961 का मातृत्व लाभ अधिनियम। तो ये कुछ अधिनियम हैं, कब आए और कौन से हैं इनको ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसके अतिरिक्त पहला जो है, इसके अतिरिक्त फैक्ट्री अधिनियम की धारा 48 के अनुसार यदि किसी उद्योग अथवा फैक्ट्री में 30 से अधिक महिलाएं नियुक्त की जाती हैं, तो वहाँ उनके 6 वर्ष से छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए शिशु सदन की व्यवस्था होनी आवश्यक है। इस अधिनियम के अनुसार अगर किसी भी फैक्ट्री या उद्योग क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं जो एक स्थान पर कार्य कर रही हैं, उनकी संख्या अगर 30 से अधिक है, तो उनके अगर कोई भी उनका छोटा बच्चा है जो 6 साल से कम उम्र का है, तो उन बच्चों की देखभाल करने के लिए उस फैक्ट्री के अंदर ही क्या शिशु सदन की व्यवस्था की जाएगी, और उन बच्चों की देखभाल करने के लिए वहाँ पर लोगों को भी नियुक्त किया जाएगा। तो जो भी महिलाएं किसी फैक्ट्री या संस्थान में कार्यरत हैं और उनकी संख्या 30 से अधिक है, तो वहाँ पर एक शिशु सदन का निर्माण किया जाएगा इस अधिनियम के तहत। अगला है महिलाओं के हित में सरकार द्वारा किए गए प्रयास कौन कौन से हैं। तो श्रम मंत्रालय में महिला मजदूरों की समस्याओं का निपटारा करने के लिए महिला प्रकोष्ठों की स्थापना भी करी गई है, कि महिलाओं की समस्याएं तो उनका निपटारा करने के लिए महिला प्रकोष्ठों की स्थापना करी गई। वहाँ पे महिलाएं ही क्या करती हैं, उनकी जो महिलाएं जाएंगी, जो भी समस्या है उनका निवारण वहाँ पे उपस्थित जो सदस्य होते हैं वो करते हैं। इसके लिए विशेष रूप से महिला फोरम बनाए गए हैं। समान प्रकृति या समान कार्य को सुनिश्चित करने के लिए समान वेतन है तो समान पारिश्रमिक अधिनियम लागू किया गया है, जिसके तहत महिला हो या पुरुष अगर वो बराबरी का कार्य कर रहा है, एक ही जगह पर बराबर समय दे रहा है अपने कार्य के लिए, तो उसके वेतन में कोई भी अंतर नहीं किया जाएगा। अगला है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने एवं महिलाओं के काम और उनकी आर्थिक एवं उत्पादक गतिविधियों में भागीदारी पर श्रम कानूनों का पुनरावलोकन करने के लिए योजना आयोग द्वारा एक कार्यकारी समूह भी बनाया गया है तथा भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी विद्यालय को वर्ष 2004 में आरंभ किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय कब आया था, तो महिलाओं के लिए 2004 में क्या है कस्तूरबा गांधी विद्यालय स्थापित किया गया था, जो लड़कियां उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए। इसकी स्थापना ग्रामीण दूरदराज एवं वंचित वर्ग से संबंध उन लड़कियों के लिए की गई थी जो कभी भी स्कूल नहीं जा सकी या जिनका स्कूल छूट गया। ऐसी बालिकाओं के लिए निःशुल्क वहाँ पे बालिकाएं जाके स्वयं क्या करती हैं, जो कस्तूरबा विद्यालय होते हैं वहाँ पे बालिकाएं जाके वहीं पे आवासीय विद्यालय होते हैं वहीं पे रहती हैं, उनको वहाँ पे रहना पढ़ना और उनकी खाने पीने की व्यवस्था सब वहाँ पर की जाती है और ये बिल्कुल निःशुल्क होता है। तो लड़कियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए या फिर जो भी लड़कियाँ अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाई, छूट गई बीच में, उनको उस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कस्तूरबा विद्यालय की स्थापना की गई है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना, इसमें देखते हैं आगे क्या है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना, इस विद्यालय में प्रवेश पाने वाले सभी बालिकाओं को प्रवेश स्तर की तैयारी करने के लिए 6 माह से 1 वर्ष तक के पाठ्यक्रम का अध्ययन करना आवश्यक है। इन बालिकाओं के लिए प्रवेश का स्तर 6ठी कक्षा है। कस्तूरबा बालिका विद्यालय को प्रत्येक जिले के पिछड़े ब्लॉक
में खोला गया। और कस्तूरबा गांधी विद्यालय कब खोला गया था? 2004 में खोला गया था। किसके लिए खोला गया था? बालिकाओं की शिक्षा के लिए खोला गया था। और ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो होते हैं वहाँ पे प्रवेश का स्तर होता है वो कक्षा 6 से लिया जाता है। वहाँ पे कस्तूरबा विद्यालय में कक्षा 6 से बालिकाओं का प्रवेश लिया जाता है। और इसकी तैयारी के लिए 6 माह से 1 वर्ष का ब्रिज कोर्स होता है, वो करना होता है। वहाँ पे तैयारी करके फिर वहाँ एग्ज़ाम होता है, उसके बाद ही क्या होता है? कस्तूरबा विद्यालय में प्रवेश लिया जाता है। और ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो प्रत्येक जिले के पिछड़े ब्लॉक हैं, वहाँ पर खोला गया है। तो कस्तूरबा विद्यालय क्या होता है आपको गैस कस्तूरबा विद्यालय क्या होते हैं वो आप लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं कि अर्गोनॉमिक्स क्या होता है। तो इसको सुकार्यकी भी बोला जाता है। अर्गोनॉमिक्स का मतलब होता है मानव और मशीन के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो अर्गोनॉमिक्स क्या है? अर्गोनॉमिक्स एक ग्रीक शब्द है जो 2 शब्दों से मिलके बना है। अर्गोनॉमिक्स एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना। अर्गोन का मतलब होता है काम और नॉमिक्स का मतलब होता है प्राकृतिक नियम। इसे मानव कारक अभियांत्रिकी भी कहा जाता है। तो इसका दूसरा नाम है मानव कारक अभियांत्रिकी और इंग्लिश में इसे अर्गोनॉमिक्स कहा जाता है। सुकार्यकी भी इसको कहा जाता है। अर्गोनॉमिक्स 2 शब्दों से मिलकर बना है, अर्गोन और नॉमिक्स। अर्गोन का मतलब होता है काम और नॉमिक्स का मतलब होता है प्राकृतिक नियम। तो जो भी कार्य किया जा रहा है वो प्राकृतिक नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। संक्षिप्त रूप में अर्गोनॉमिक्स कर्मचारी के अनुकूल कार्य परिवेश बनाने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ कार्य का अध्ययन करना है। इस तरह कार्य की परिस्थितियाँ उत्पन्न करने का लक्ष्य है कि ये कार्य परिस्थितियाँ मानव स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद नहीं होती और कर्मचारियों कार्यबलों को स्वीकार होती हैं। कार्य निर्गम तथा उत्पादकता के अनुकूल भी होते हैं। अर्गोनॉमिक्स के अध्ययन के द्वारा व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में ऐसा माहौल या ऐसा वातावरण प्रदान करना है जिस वातावरण में रह के वो अपने कार्य को सुगमतापूर्वक कर सके और उसके स्वास्थ्य को भी कोई हानि ना हो और वो कार्य करने में क्या हो, उसको सुविधा महसूस होती है। जो भी कार्य क्षेत्र होता है वो उसके कार्य करने के जो भी कार्य उपकरण होते हैं उसके कार्य के अनुसार होना चाहिए और प्राकृतिक नियमों के अनुसार होना चाहिए। तो परिवेश बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य का अध्ययन करना। इस तरह की कार्य की परिस्थितियाँ उत्पन्न करने का लक्ष्य है कि ये कार्य परिस्थितियाँ मानव स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद नहीं होती। जो भी कार्य स्थल है वहाँ का जो भी वातावरण है और जो कार्य है वो कार्य पूरा करने में जो भी व्यक्ति कार्यरत है उसको उस कार्य को पूरा करने में कोई भी हानि ना हो और उसे सुविधा के साथ क्या है वो अपने कार्य को संपन्न करे। तो जो अर्गोनॉमिक्स होता है वो मानव और मशीन का अध्ययन होता है। जो भी व्यक्ति कार्यरत है कार्य क्षेत्र में और उस कार्य को पूरा करने के लिए जो भी उपकरण उस कार्य क्षेत्र में उपलब्ध है वो उसकी सुविधा अनुसार होने चाहिए, उसके कार्य को पूरा करने के में सहयोग देने वाले होने चाहिए और उसकी स्वास्थ्य की दृष्टि से उसके कार्य क्षेत्र के उसकी हाइट के हिसाब से उसकी एज के हिसाब से क्या है वहाँ के कार्यस्थल का निर्धारण किया जाना चाहिए। तो ये कर्मचारियों के कार्यबल को स्वीकार करता है और कार्य निर्गम तथा उत्पादकता के लिए भी अनुकूल होता है। सुकार्यकी मानव और मशीन का सामंजस्य, जो अर्गोनॉमिक्स है वो मानव और मशीन के बीच सामंजस्य बिठाने का कार्य करता है। इसमें मानव और उसके कार्य के आपस में अनुकूलतम सामंजस्य जिसमें लाभ को मानव क्षमता और स्वास्थ्य कल्याण के रूप में जाना जाता है उसे प्राप्त करने के लिए मानव जैविक विज्ञान के अनुप्रयोग को अभियांत्रिकी विज्ञान के साथ शामिल किया जाता है। औजारों मशीनों कार्य स्थलों को कार्य के अनुरूप डिजाइन किया जाता है ताकि तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आए। जो भी औजार है, जो भी मशीनें, जो भी कार्यस्थल है वो वहाँ पे कार्य क्षेत्र में कार्यरत जो व्यक्ति है जो कार्य करेगा उसके अनुसार डिजाइन किया जाता है और ताकि जो भी कार्य करने वाला है उसको कोई भी तनाव ना, उसके स्वास्थ्य संबंधी उसको कोई भी हानि ना हो और कार्य को पूरा करने में कोई समस्या ना हो, वो सफलतापूर्वक अपने कार्य को संपन्न कर सके। तो अर्गोनॉमिक्स क्या होता है ये अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सुकार्यकी का अध्ययन 4 स्तंभों पर व्यवस्थित है। पहले ये स्तंभ जो है वो 4 है, इनको याद रखिएगा आप। सुकार्यकी के कितने अर्गोनॉमिक्स के 4 स्तंभ है। पहला है मानवमिति। मानवमिति का मतलब होता है शरीर का आकार और शरीर की माप लेने की विधि है। और जैव यांत्रिकी का मतलब होता है पेशी कंकाल गतिविधियाँ और लगाया जाने वाला बल होता है। शरीर क्रिया विज्ञान और औद्योगिक मनोविज्ञान, ये 4 स्तंभ हैं अर्गोनॉमिक्स के। अर्गोनॉमिक्स की आवश्यकता क्यों है, किस लिए किया जाता है? तो निरापद और बेहतर स्वास्थ्य निम्न द्वारा पाया जा सकता है। कार्यस्थल पर चोटिल होने और उसकी गंभीरता को कम करने के लिए अर्गोनॉमिक्स का अध्ययन किया जाता है। जो भी कार्यस्थल है उस पे चोटिल होने और उसकी गंभीरता को कम करने के लिए क्या है अर्गोनॉमिक्स के अनुसार अर्गोनॉमिक्स जो भी है जो कार्य क्षेत्र है वो व्यक्ति के अनुसार डिज़ाइन किया जाएगा। मानवीय त्रुटि से होने वाली दुर्घटनाओं की संभावना में कमी लाने के लिए
दूसरा है बेहतर प्रभावी उपकरण, बेहतर प्रभावी रोजगार निम्नलिखित के द्वारा पाया जा सकता है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए, त्रुटियों में कमी लाकर और चोट लगने। अगर आपको बेहतर प्रभावी रोजगार देना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उत्पादकता को बढ़ाने के लिए त्रुटियों में कमी लाकर, किसके द्वारा? एर्गोनॉमिक्स के अध्ययन के द्वारा। चोट ना लगने देना या उसमें कमी लाकर। अगर ये सारी चीज़ें अपने कार्यक्षेत्र में करेंगे तो क्या होगा? आपका जो कार्यस्थल है वो बेहतर होगा और वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य को संपन्न किया जा सकता है। अगला है रोजगार में प्रभावता में वृद्धि द्वारा सुविधाजनक कार्य परिस्थितियों के द्वारा रोजगार संतुष्टि में वृद्धि करके। आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या देख लिया? आवश्यकता देख ली। अब देखते हैं लाभ क्या है। एर्गोनॉमिक्स के लाभ कौन कौन से हैं? तो पहला लाभ है चोट और दुर्घटना के जोखिम को कम करता है। एर्गोनॉमिक्स क्या करता है? मानव और मशीन का अध्ययन, किस प्रकार मानव मशीन के साथ क्या सामंजस्य बिठा पाएगा और उसको किस कार्यक्षेत्र में क्या है आसानी से, किस कार्यक्षेत्र में वो सुलभता से अपने कार्य को संपन्न कर पाएगा। तो इसका अध्ययन जब एक व्यक्ति करता है तो वो अपने कार्यक्षेत्र को उसी हिसाब से डिजाइन करवाता है, तो उसको कार्य करने में भी सुविधा होती है और उसका कार्य बहुत ही गुणवत्ता के साथ संपन्न होता है। तो चोट और दुर्घटना की कमी उसमें हो जाती है। उत्पादकता को बढ़ाएगा, त्रुटियों को कम करेगा, दक्षता को बढ़ाएगा, कर्मचारियों की अनुपस्थिति को कम करता है और कर्मचारियों के मनोबल को बेहतर बनाता है। जब कार्य करने का वातावरण और वहाँ की स्थिति जो है एक कर्मचारी के अनुरूप होती है, उसकी रुचि के अनुरूप होती है, तो क्या होता है? वहाँ पर कर्मचारियों की अनुपस्थिति भी कम होती है और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी रोज़ उपस्थित होकर अपने कार्य को संपन्न करते हैं। कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है क्योंकि उनके कार्य के अनुसार उनके कार्य करने के तरीके के अनुसार सारी सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं, तो उनका मनोबल भी बेहतर रहता है और त्रुटियाँ भी कम होती हैं। तो कार्य की क्या होती है, इसकी आवश्यकता क्या होती है, लाभ क्या होते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं गाइस कि जेंडर और लिंग क्या होते हैं। जेंडर किसे कहते हैं और लिंग किसे कहते हैं? जेंडर और लिंग में क्या डिफरेंस होता है? जेंडर और लिंग एक दूसरे से किस प्रकार अंतर रखते हैं? तो जेंडर क्या होता है इसको जानते हैं और लिंग क्या होता है इसको जानते हैं। जेंडर एक शब्द सामाजिक पहचान पर आधारित होता है। जेंडर जन्म से नहीं प्राप्त होता है, वो समाज के द्वारा निर्धारित किया गया क्या है? एक शब्द है, सामाजिक पहचान है। जेंडर में स्त्री पुरुष के भेद को यौन अंगों की भिन्नताओं के आधार पर नहीं बल्कि कार्यात्मक भिन्नता के आधार पर स्थापित किया जाता है। प्रत्येक समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं तय करती हैं कि विभिन्न जेंडरों को कैसा व्यवहार करना है और उन्हें किस प्रकार के कार्य करने। इस प्रकार बचपन से ही व्यक्ति की पहचान बन जाती है। तो जेंडर क्या होता है? वो जन्म से निर्धारित नहीं होता है और ना ही लिंग से निर्धारित होता है, वो कार्यात्मक भूमिका के आधार पर समाज के द्वारा निर्धारित किया गया एक शब्द है, एक पहचान है, जो स्त्री और पुरुष के कार्यों के अनुसार उसको प्रदान की गई है। कि अगर लड़की है तो उसको, वो महिला है तो उसको क्या है, लड़की है तो उसको महिला का जेंडर प्रदान किया, फीमेल है फीमेल का जेंडर प्रदान कर दिया गया और उसी के अनुसार उसके कार्यों का समाज के द्वारा निर्धारण भी कर दिया जाता है। कि जन्म लेते ही उसको कह दिया जाएगा ये तो लड़की है और इसके ये कार्य आगे जाके करेगी, घर के कार्य करेगी और बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, लड़कों के तरीके कार्य नहीं कर सकती है। उसके जन्म के आधार पर जैसे उसका जन्म होता है उसके जेंडर का निर्धारण कर दिया जाता है, किसके द्वारा? समाज के द्वारा, और उसके कार्यात्मक स्तर के अनुसार उसके जेंडर का निर्धारण कर दिया जाता है। और जैसे कि लड़का है, उसका जन्म हुआ तो समाज के द्वारा उसके जेंडर का निर्धारण कर दिया जाएगा कि ये पुरुष है, ये इसके कार्य क्षेत्र दूसरे होंगे, ये घर के कार्य नहीं करेगा। लड़कियाँ हैं तो लड़कियों को घर का कार्य करना अनिवार्य होता है। लड़कियाँ आगे जाके क्या है, दूसरे के घर जाएंगी, घर के कार्य ही करेंगी, इसलिए उनको घर का कार्य करना जरूरी होता है। तो समाज के द्वारा एक ऐसी मानसिक धारणा है जो समाज के द्वारा बनाई गई है। जन्म से किसी के जेंडर का निर्धारण नहीं होता, जन्म से किसी के जेंडर का निर्धारण नहीं होता, बल्कि समाज के द्वारा कार्यात्मक स्तर पर निर्धारित किए गए एक शब्द है जो समाज के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो जेंडर क्या होता है ये समझ आगे हो गया। अगला देखते हैं लिंग क्या होता है। लिंग का मतलब होता है सेक्स। शब्द आनुवंशिक, जनन, अंगों इत्यादि के आधार पर जैविक वर्ग से संबंधित है। जो लिंग है वो आनुवंशिक मतलब आनुवंशिकता के आधार पर, और जो जनन अंग है उनके आधार पर जैविक वर्ग से संबंधित है। लिंग का बाहरी प्रमाण प्राथमिक यौन अंगों या जननांगों से होता है। ऐसा XX और XY अथवा अन्य दूसरे गुणसूत्रों के संयोजन के कारण होता है। सामान्यतः मानव जाति को 2 लिंगों में बांटा गया, स्त्री और पुरुष, परंतु अभी हाल में ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय पार जेंडर ट्रांसजेंडर के रूप में तीसरे लिंग को मान्यता प्रदान की गई। तो जो लिंग होते हैं वो 3 प्रकार के हो गए, स्त्री, पुरुष और जो होता है ट्रांसजेंडर, 3 हो गए जिसको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई है। तो जो लिंग का निर्धारण होता है वो आनुवंशिकी के आधार पर होता है, जनन अंगों के आधार पर होता है। अगर XX है तो क्या है,
अगर XX है तो वो लड़की है, और अगर XY है तो वो क्या होता है, इससे पता चलता है कि वो एक लड़का होगा और एक लड़की होगी। तो ये क्या होते हैं, कुछ गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, और इनकी संख्या होती है 46। अगर ऐसे गिना जाए तो 46 होती है, और अगर जोड़ों में देखा जाता है तो 23 होती है। तो क्रोमोसोम्स के आधार पर, उनकी आनुवंशिकता के आधार पर, उनके बाहरी अंगों की प्रामाणिकता के आधार पर जो होता है वो लिंग का निर्धारण होता है। तो लिंग क्या होता है, जेंडर क्या होता है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा गाइस। अगला देखते हैं। अगला है उद्यमिता। उद्यमिता क्या होता है, नया और नवप्रवर्तनकारी उद्यमी उत्पाद या सेवा स्थापित कार्य ही उद्यमिता कहलाता है। नए और प्रवर्तनकारी जो कार्य हैं, उद्योग धंधे उन या सेवा है, उनको स्थापित करने की जो स्थापित करने का जो कार्य है वो ही उद्यमिता कहलाता है। और उद्यमी वो व्यक्ति होता है जो उद्यमिता को स्टार्ट करता है। तो उद्यमी वो होता है जो जोखिम उठाने की क्षमता रखता है। नई तकनीकों, विधियों, सुधारों द्वारा नई उपयोगी वस्तु या पुरानी को नए तरीके से बनाना एक उद्यमी का क्या होती है, एक उद्यमी की पहचान होती है। एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो इस प्रकार के परिवर्तनों को एक जीविका के लक्ष्य बनाता है और एक नए संगठन का रूप ले लेता है। तो जो उद्यमी होता है वो नवप्रवर्तक होता है, संचारक होता है, और उसके अंदर बहुत से नए नए विचारों को करने की क्षमता होती है। एक उद्यमी नवप्रवर्तक, रचनात्मक, सुव्यवस्थित और जोखिम उठाने वाला होता है। एक जो उद्यमी होता है वो हमेशा जोखिम को सहन करने की क्षमता रखता है। तो उद्यमी वो व्यक्ति होगा जो जोखिम को सहन करने की क्षमता रखता है। भारत में ऐसे उद्यमियों के श्रेष्ठ उदाहरण जिनके पास देखने की दृष्टि से कल्पना की शक्ति के विचार थे, जैसे श्री नारायण मूर्ति हैं, JRD टाटा हैं, धीरू भाई अंबानी नए उद्यमियों के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। तो ये उद्यमी होते हैं। उद्यमिता वो होती है जो नए और नवप्रवर्तनकारी उद्यम या सेवा को स्थापित करने का कार्य उद्यमिता कहलाता है, और जो उद्यमिता को स्टार्ट करता है वो उद्यमी कहलाता है। एक उद्यमी के अंदर जोखिम सहन करने की क्षमता होती है कि जो भी नया स्टार्टअप उसने किया है, अगर उसमें लाभ हो या हानि, उसको उठाना पड़ेगा। और उसको उठाने की क्षमता, एक निर्णय लेने की क्षमता क्या होती है, एक उद्यमी के अंदर होती है कि कैसे भी परिस्थितियाँ आएंगी उसको उस समय क्या है, तुरंत निर्णय लेना पड़ेगा। तो निर्णय लेने की क्षमता का उद्यमी के अंदर होना बहुत आवश्यक है। और एक उद्यमी नवप्रवर्तक होता है, हमेशा नए नए कार्यों को करता है, जो भी पुराने कार्य हैं उनको भी नए तरीके से करता है। तो उद्यमी वो होता है जो नवप्रवर्तक होता है और नए तरीके से कार्यों को करने वाला होता है, नई तकनीकों को उपयोग करने वाला, और सुधारों द्वारा नई उपयोगी वस्तु या पुरानी को नए तरीके से बनाने वाला होता है। तो उद्यमी क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। उद्यमिता क्या होती है ये भी समझ आ गया होगा। ये समझ लिया। अब समझते हैं उद्यमियों के लक्षण कौन कौन से होते हैं। वो कड़ी मेहनत करने वाले होते हैं। जो उद्यमी होते हैं वो कड़ी मेहनत करने की इच्छा रखने वाले होते हैं, योजना बनाने और क्रियान्वयन करने वाले होते हैं, और अकालिक जोखिम उठाने का साहस उनके अंदर होता है। एक साथ कई कार्यों को आरंभ करने की योग्यता भी होती है। कठिन मुद्दों से निपटने और उनके समाधान ढूंढने की क्षमता भी होती है। भागीदारी विकसित करना और कहाँ चला गया, अकालिक जोखिम उठाने की क्षमता होती है। एक साथ कई कार्यों को आरंभ करने की योग्यता और तत्परता होती है। आरंभ किए गए कार्यों के लिए आवश्यक कौशलों को सीखने और प्राप्त करने की योग्यता भी उद्यमी के अंदर होती है। कठिन मुद्दों से निपटने और उनके समाधान ढूंढने की क्षमता भी होती है। भागीदारी विकसित करने, कार्यनीति बनाने तथा तालमेल बनाने की योग्यता भी होती है, और समझौता करने, कार्यनीति और प्राथमिकताओं को देखने की योग्यता भी एक उद्यमी के अंतर्गत होती है। विनम्र होना तथा संकट की स्थितियों से निपटने की योग्यता होती है। अच्छे संप्रेषण कौशल होते हैं। अगर एक उद्यमी को अपने उद्यम को आगे बढ़ाना है तो उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता, अच्छा संप्रेषण कौशल, नवप्रवर्तन, और उसके अंदर नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ होने चाहिए, जिससे वो नए नए कार्यों को स्थापित कर सके और अपने उद्यम को नए तरीके से, नई तकनीकों के माध्यम से स्थापित कर सके और उसमें सफलता प्राप्त कर सके। तो गाइस, आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई क्लास में, नया टॉपिक दूसरे लेसन के साथ, उसको भी पूरी तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, नए क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।